नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैंप विद अपर्णा, जिसपे हम चर्चा करते हैं गंभीर बीमारियों के बारे में, लक्षण से इलाज तक। और इस बार हम चर्चा करने वाले हैं त्वचा संबंधित बीमारी के बारे में, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस वक्त मानसून की एंट्री हो चुकी है और बारिश के मौसम में त्वचा संबंधित जो भी दिक्कतें परेशानी होती है वो मरीजों को होने लगती हैं। और यही कारण है कि इस समय सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, हर जगह त्वचा संबंधित जो रोगी हैं वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में लोग दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं कि आखिरकार उन्हें त्वचा में उनके क्या कुछ हो रहा है और क्या इन्फेक्शन हो रहा है, क्या इसकी वजह है। इसी सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम.एच. उस्मानी सर मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, पहला सवाल तो यही है कि बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसे मौसम में त्वचा संबंधित जो बीमारी हैं वो बढ़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बारिश का जो मौसम है उसमें गर्मी तो होती ही है जी। तो गर्मी के सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे शरीर पर जो नमी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। कपड़े सूखते नहीं हैं, अंडरगारमेंट सूखते नहीं हैं, मोजे सूखते नहीं हैं, और ये सब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कुछ त्वचा की बीमारियां हैं जो खास तौर पे बढ़ जाती हैं। जी सर, इस मौसम में कौन से इन्फेक्शन के होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है, अगर हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की? तो अगर आप इन्फेक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग टीनिया बोलते हैं अपने डॉक्टरी भाषा में, और हमारे उत्तर प्रदेश के इस इलाके में दाद बोला जाता है। सबसे ज़्यादा होने की वजह यही है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है, अगर त्वचा पे नमी होती है तो उसमें उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ग्रोथ होने की वजह से वो टिका रहता है, कपड़े सूखते नहीं हैं। जब कपड़े आप सुखाते हैं धूप में, ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े सूखते हैं तो जो यूवी रेडिएशन होता है वो कपड़ों से फंगल एलिमेंट्स को मार देता है जी। लेकिन बरसात में ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन कपड़ों में भी जो फंगल एलिमेंट्स होते हैं वो बने रहते हैं और त्वचा में फंगल इन्फेक्शन जो होता है लगातार बना रहता है, काफ़ी दिनों तक रहता है। सर, ये देखा जाता है क्या गर्मी के दिनों में भी ये फंगल इन्फेक्शन मरीजों को होते हैं या बरसात में ही बढ़ जाते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और पुराने वक्त से अगर हम इसको आज की तारीख में कंपेयर करेंगे तो पुराने ज़माने में तो दांत को लोग बरसाती रोग ही कहते थे जी। लेकिन अब नया ज़माना है, नई चीज़ें हैं, नया इन्वायरमेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन। जो अर्बन पुअर है वो कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, एक कमरे में 7-8 लोग रह रहे हैं जी। तो जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो हो जाते हैं, और फंगल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो लोग एक साथ रहते हैं उनमें फैल जाते हैं और फैलना आसान होता है। जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारा गरीब लोग हैं उनको फंगल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो फैलते नहीं है उतनी आसानी से। तो जब वो फैल जाते हैं और काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं होते हैं तो फिर उनका जो ट्रांसमिशन चेन होती है वो बनी रहती है। इसलिए आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन जो है पूरे साल बने रहते हैं, गर्मियों में, जाड़ों में और बरसात में तो ये बेइंतहा बढ़ जाते हैं। जी सर, क्या फंगल इन्फेक्शन जो है वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं? अलग अलग मरीजों में लक्षण इसके अलग तरीके से दिखाई देते हैं? फंगल इन्फेक्शन जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं अगर हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे जी। क्योंकि जो फंगल स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस में फैलती हैं वो स्पीशीज़ कुछ कुछ डिफरेंट क्लिनिकल साइन सिम्टम्स दे देती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो इनके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हैं वो सेम ही होते हैं कि बेइंतहा खुजली होती है, लाली होती है, और वो लाली जो होती है वो बढ़ती रहती है। जो फंगल एलिमेंट जहाँ होगा, जो उसकी बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री जो होती है आगे की तरफ बढ़ती है। फंगस जो होता है वो केराटिन, डेड केराटिन को खा जाता है और खाने के बाद वो आगे की केराटिन खाने के लिए खाल में आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रोमन्स जो थे उन्होंने सोचा कि शायद खाल के नीचे कोई कीड़ा है, ये वर्म है, इसीलिए रोमन्स ने इसको टीनिया बोला। टीनिया मीन्स वर्म। जी। तो इनका जो बेसिक जो क्लिनिकल फीचर है वो सेम है, लेकिन स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। आज से 4-5 साल पहले जो है हमारे प्रदेश में जो है टीनिया रूबरम नाम की जो स्पीशीज थी
वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। फिर एक ज़माना आया कि टीनिया मेंटोग्राफाइड जो स्पीशीज़ थी टीनिया की, वो उसका ज़माना आ गया और वो मेंटाग्राफाइड एक बहुत ही वृहद रूप उसने धारण कर लिया, क्योंकि वो ज़्यादातर दवाओं से रेजिस्टेंट हो गई, जिसकी वजह से मेंटाग्राफाइड का जो प्रीविलेंस था वो बहुत बढ़ गया। देखा ये गया कि आज से 4 साल पहले पोस्ट कोरोना अगर हम देखते हैं तो उस वक्त हमारे पास टीनिया रूब्रम और मेंटाग्राफाइड 2 स्पीशीज थी, वो बेइंतहा हो गई। लेकिन अब देखा गया है कि जो सरकारी अस्पतालों में कुछ ऐसी दवाओं का चलन बढ़ा जिसकी वजह से मेंटाग्राफाइड खत्म हो रहा है। अब दूसरी स्पीशीज वेरिकोसम है जो थोड़ी बढ़त ले रही है। तो इनका जो आपने पूछा कि टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम सबको दादी कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको स्पीशीज वाइज देखते हैं और जेनरा वाइज देखते हैं तो 3 जेनरा हमारे पास हैं और इसके अंदर हमारे पास लगभग जो है 40 के आसपास स्पीशीज हैं, जो कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये शरीर में कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि टीनिया जो है वो जहाँ जहाँ भी आपकी केराटिन होगी वहाँ वहाँ हो जाता है, बालों में हो सकता है, खाल में हो सकता है, नाखून में हो सकता है। केवल ये म्यूकस मेम्ब्रेन में नहीं होता है और स्क्रोटम के ऊपर नहीं होता है, जहाँ पर टॉप लेयर में केराटिन नहीं होता है। तो जो नाखून का दाद होता है वो अलग तरीके से दिखने लग जाता है, जो बालों का दाद होता है वो अलग तरीकों से दिखने लग जाता है। और ये अच्छी बात है कि बालों का दाद जो है वो एडल्ट्स में बहुत कम होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, तो टीनिया कैपाइटिस हम उसे बोलते हैं। टीनिया कैपाइटिस जो होता है बच्चों में ज्यादा होता है। तो अगर हम उस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं तो फिर हमारे पास नाखून का भी दाद है, हमारे पास बालों का भी दाद है और हमारे पास खाल का भी दाद है। सर सबका इलाज भी अलग अलग होता होगा? कुछ मामलों में यहाँ पर हम बहुत अनलकी हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में ये कहा जाता था कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। मेडिकल साइंस में एक्सरे की इजाद को और पेनिसिलिन की इजाद को बहुत बड़ा इवेंट कहा गया, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एंटीबायोटिक्स बनना बंद हो गई और आज हम लोग ऐसे जगह पर पहुंच रहे हैं जहां हो सकता है कुछ सालों बाद हमारे पास कोई एंटीबायोटिक बचे ही ना, सबका रेजिस्टेंस हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट ने एक रोड ब्लॉक हिट कर लिया, जबकि जो एंटी फंगल है उनका तो रोड ब्लॉक बहुत ही पहले ही हिट कर चुका है। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा टाइप्स के एंटी फंगल नहीं है, कुछ गिने चुने ही एंटी फंगल हैं और नए एंटी फंगल डेवलप करना जो है साइंस जो है उसमें नाकामयाब रही है। हमारे पास बहुत ज्यादा एंटी फंगल जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जो हम लोग इलाज करते हैं वो स्पीशीज वाइज इलाज नहीं है, हमारा वो जेनरिक इलाज है, क्योंकि हमारे पास ओरल दवाएं भी बहुत लिमिटेड हैं और लोकल एप्लीकेंट्स भी बहुत लिमिटेड हैं। तो हमारा इनका जैसे आप बाल का इलाज है और नाखून का इलाज है और खाल का इलाज है, इसमें मात्र डिफरेंस ये है कि रूट हम दवा का कैसे देंगे। बालों में हम शैम्पू से भी रूट दे देते हैं, लोशन से भी दे देते हैं। नाखून में जो हम दवा लगाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्रीम और ऑइंटमेंट्स होते हैं वो नाखूनों में पेनिट्रेट ही नहीं करते हैं, तो इनके लिए ज्यादा परसेंटेज में दवा रखनी पड़ती है और वो जिस फॉर्म में पेनिट्रेट करते हैं उसे हम लैकर कहते हैं। तो हम नेल लैकर के फॉर्म में दवाओं को नाखून पे लगवाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंट है, लेकिन दवाएं घुमा फिरा के वही होती है। सर अगर हम जानना चाहें, लगातार अगर नमी हो रही है या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना होता है, क्या इस स्थिति में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन जो होता है अगर शरीर में नमी होगी तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। होता यूँ है कि अगर हम कहीं भी बैठे हुए हैं, हम सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, या हम ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को भी जो है फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके हाइफी और कोनेडिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में आने के बाद जहाँ पे केराटिन मिलेगा वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाते हैं। 2 घंटे लगते हैं उन्हें इम्प्लांट होने में और फिर अगर उनको ग्रोथ का मौका नहीं मिलता है तो फिर वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। या फिर अगर आपका हाइजीन बहुत अच्छा है कि आप सुबह भी नहा रहे हैं, आप शाम भी नहा रहे हैं, तो वो सब वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को जिनकी हाइजीन जो होती है बहुत अच्छी होती है, उनको वो ग्रो ही नहीं कर पाते उनके शरीर में। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में हाइजीन भी अच्छी नहीं है और वो एक्सपोज्ड भी है फंगल एलिमेंट से, तो जो आपने सवाल पूछा है कि अगर हमारे नमी होगी और हमारे पसीना ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बेइंतहा और ज्यादा हो जाता है।
सर अगर हम बात कर लेते हैं त्वचा की, तो दो तरीके की त्वचा होती है, एक ड्राई और एक सेंसिटिव या फिर कह सकते हैं ऑयली जिसे हम कहते हैं। तो क्या सर इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं तो किन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है, ड्राई स्किन वालों को या फिर ऑयली स्किन वालों को? देखिए, जो सवाल है आपका, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो जो टीनिया इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इसका खतरा जो है ऑयली और ड्राई से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। थोड़ा सा उतना ही रिलेटेड है कि अगर स्किन पूरी तरह से ड्राई रह रही है, समर मंथ्स हैं कि उसके पसीना बिल्कुल भी नहीं है, इंटरट्राइजिनस एरिया में नहीं है, कुछ ऐसे बॉडी के एरिया होते हैं जिसमें दो स्किन फ्लैप्स आपस में मिलते हैं, जैसे गिलहरी का एरिया है, इंग्वाइनल एरिया हम बोलते हैं, बगल का एरिया है, आपका फीमेल्स में इंफ्रामेमरी एरिया, जहाँ दो स्किन फ्लैप्स मिलते हैं, यहाँ पसीना अक्सर जमा रहता है। तो देखा यह गया है कि फंगल एलिमेंट्स इन्हीं एरिया में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो हो कहीं भी सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि जहाँ ड्राईनेस ज्यादा है वहां वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे केराटिन जिसको वो खाता है, अपना पूरा न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, वो वहां पे अवेलेबल है। अगर इम्प्लांट हो गया और वो खाने लग गया तो फिर वो वहां पे रहेगा, लेकिन उसे अपनी तादाद बढ़ाने का और ग्रोथ का मौका नहीं मिलता है, तो वो वहां से खत्म हो जाता है। और जहां पर उसे तादाद बढ़ाने का और ग्रोथ का मौका मिला तो वो वहां पर बढ़ता रहता है। इसलिए उसका ऑयली स्किन और ड्राई स्किन से जो है टीनिया इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना ही लेना देना है कि अगर स्किन ड्राई नहीं है तो वो फिर ज़्यादा हो सकता है, और अगर स्किन ड्राई है वो हो तब भी सकता है। जी, अगर हम बात कर लेते हैं कि इस समय मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश भी हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जो बारिश में भीगते हैं, तो क्या सर बारिश में भीगने से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, होने की संभावना अधिक रहती है? देखिए, इसमें इस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो पहलू है कि बारिश से भीगने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दूसरा पहलू जो है वो बॉडी की ह्यूमिडिटी का है कि बॉडी पे नमी कितनी रह गई। अगर कोई आदमी बारिश में भीगता है, फिर वापस आता है और ड्राई टॉवल से पूरी बॉडी को ड्राई कर लेता है, लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनता है, ड्राई क्लॉथ पहनता है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। वो भीगा, थोड़ी देर उसकी बॉडी नम रही, उसको उसने बारिश का एंजॉयमेंट लिया, और फिर आके बॉडी ड्राई करके वो ड्राई क्लॉथ्स पहन करके अगर वो रहता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हमारे जो हमारा सोशल स्ट्रेटा है वो इस तरह से नहीं है। हमारा जो बहुत हायर क्लास है उसके पास ये सारी सुविधा है, वो एक कैप्सूल में रहता है, उसके पास एक अच्छा सा मकान है, उसके पास नहाने की सुविधा है कि वो अपना अटैच बाथरूम है, वो वहाँ गया, उससे नहाया, वो बारिश में भीगा, उसने अपने पास ड्राई, उसके पास टॉवल है, उसने वो ड्राई टॉवल जो है वो उठाई। और लेकिन अगर कंपेयर कर लें आप उस जनता से जिसके पास ये सुविधा नहीं है, वो बाहर आंगन में अपने हैंडपंप से नहा रही है, और वो उसके पास वो टॉवल भी नहीं है जो बिल्कुल ड्राई उसके पास हो, मल्टीपल टॉवल्स नहीं होते हैं गरीब आदमी के पास, कि उसका अगर एक टॉवल बाहर आंगन में बरसात में भीग गया, उसके पास कोई चीज़ नहीं है और वो अपनी बॉडी को ड्राई नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को उनकी जो शरीर में नमी होती है वो बरकरार रहेगी और नमी वाली सारी बीमारियां उन्हें हो सकती है। सर ये कह सकते हैं कि बारिश में भीगने के बाद आपको थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है। डेफिनेटली, बारिश में आप ना भी भीगें तब भी आप अपने बॉडी का हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें। जी सर, इस मौसम में अगर हम बात कर लेते हैं, अभी तो गर्मी चल ही रही है, लेकिन अभी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या इस मौसम में सनस्क्रीन लगाया जा सकता है, इसका कोई फायदा होगा? देखिए, सन स्क्रीन जो है वो आज के ज़माने का एक नया फैड है। सन स्क्रीन क्या करता है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो उसमें यूवी रेडिएशन होते हैं, वो स्किन को बर्न करते हैं, उसको स्किन को डैमेज करते हैं। सन स्क्रीन जो है वो उनसे बचने के लिए लगाया जाता है। अब इसके अंदर जो पहलू हैं वो अलग अलग देखने पड़ेंगे। एक तो ये है कि आजकल जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि चाहे गलती से हो चाहे जैसे भी हो कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है। पेड़ हमारे यहाँ बिल्कुल जो है वो नामचार के रह गए हैं। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो है वो गर्मी आ रही है, एनवायरनमेंट जो है हॉट होता आ रहा है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो टॉप 100 सिटीज़ अगर आप हॉटेस्ट देखेंगे तो उसमें
90% तो इंडिया के ही सिटीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है। अब जब वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, सूरज की तपिश ज्यादा हो रही है और यूवी रेडिएशन से आप लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, तो फिर सन स्क्रीन से आपको अपना बचाव करना पड़ेगा, जो रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज है उससे बचने के लिए। अब लेकिन इसके अंदर जो दूसरा पहलू मैं कह रहा था, पहला पहलू तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पहलू जो कह रहा था कि सन स्क्रीन कोई आसान चीज नहीं है लगाना। सन स्क्रीन में क्वालिटी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सन स्क्रीन को आपने लगाया कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी सन स्क्रीन होती हैं उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, या तो वो केमिकल सन स्क्रीन होती हैं या वो फिजिकल सन स्क्रीन होती हैं, और या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल सन स्क्रीन वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्ट यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, अब वो व्हाइटिश टिंज देने लगता है। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस दोनों तरह की सनस्क्रीन को मिला के ही हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी सिंगल नहीं होती है, फिजिकल अकेले भी काम नहीं आती है, केमिकल अकेले भी काम नहीं आती। तो ज्यादातर जो मार्केट में सनस्क्रीन है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर, बहुत से लोगों को मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, क्या बारिश के मौसम में ये बढ़ने लगते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि वो बारिश में भीग गए थे तो पिंपल्स और ज़्यादा होने लगे हैं। क्या ऐसा होता है? इस बात में सच्चाई है? देखिए, ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी जैसे आपने अभी सनस्क्रीन की बात करी थी, कभी कभी मुहासे वाले लोग सनस्क्रीन लगा लेते हैं जी। अब वो उन्होंने लगा लिया, उनको आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने क्यों लगाया था। उनको लगा था गर्मी ज्यादा लग रही है और धूप से खाल डैमेज हो रही है, उन्होंने सनस्क्रीन लगा लिया। ज्यादातर सनस्क्रीन एक्ने जनी के मुहासे निकालने लगती है। दूसरे, बारिश के मौसम में कभी कभी अगर वो फेस वॉश या फेस हाइजीन प्रॉपर नहीं रख पाते हैं तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं इनका ब्लॉकेज और ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से मुहासे की गिनती बढ़ने लगती है। सर, अगर हम बात कर लेते हैं, इस समय बारिश का मौसम तो है ही, तो जीव जंतु जो होते हैं छोटे मोटे वो भी निकल के आ जाते हैं। कई बार देखा जाता है ऐसा, इमरजेंसी में ऐसे केसेस आते हैं कि कान में कनखजूरा घुस गया या फिर कुछ कीड़ा चला गया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग तेल डाल देते हैं या फिर कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, अगर कान जैसी स्थिति में अगर कोई जीव जंतु घुस गया है या कोई कीड़ा घुस गया है तो आप लोग उसे निकालने भी लग जाते हैं अपने छोटे मोटे चम्मच से, चिमटे से, जो इंस्ट्रूमेंट्स कान के लिए बने ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये जनता से कहना चाहूंगा कि उसमें कान में कुछ भी मत डालें, क्योंकि अगर आपने कोई केमिकल या डाल दिया तो उससे भी कान डैमेज हो जाता है। आप जितनी भी जल्दी हो सके अपने ENT सर्जन को दिखाएं, कम से कम एक EMO को दिखाएं, स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। अगर आप ऐसे हैं कि जहाँ पे ग्रामीण परिवेश में है तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। जी सर, अगर देखा जाता है कि बारिश के मौसम में जो जलने वाले कीटाणु होते हैं या फिर कह सकते हैं कि कीड़े होते हैं जलाने वाले, तो वो जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम में कैसे सर इस तरीके जो चीज़ें हो रही हैं उससे बचा जाए? क्योंकि बचना तो एक अलग हो जाता है कि लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं या फिर तमाम उपाय कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर कीड़ा चल जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि उसका जो निशान है वो कहीं ना कहीं रह जाता है लंबे समय के लिए। आप बात कर रहे हैं इंसेक्ट बाइट रिएक्शन की, जो बरसात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, और स्किन स्पेशलिस्ट के पास IBR हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके बहुत मरीज आते हैं। ये जो कीड़े होते हैं बेसिकली क्या होता है कि ये सब बरसाती कीड़े हैं, और इनका केमिकल जो होता है वो अगर स्किन पे चल जाते हैं या स्किन पे रगड़ जाते हैं, कभी कभी लोग उन्हें अपने बॉडी के अगेंस्ट मार भी डालते हैं, तो जो केमिकल होता है वो स्किन के लिए टॉक्सिक होता है और स्किन को बर्न कर देता है। उनको पहचानना आसान होता है, क्योंकि जहाँ पे भी वो कीड़ा चलता है तो उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाती है, और वो सेंट्रल नेक्रोसिस हमको गाइड करती है कि ये इंसेक्ट बाइट रिएक्शन है। और इसके अंदर लगभग सभी प्राइमरी चिकित्सालयों में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी सरकार ने दवाएं प्रचुर मात्रा में फ्री दवाएं दे रखी हैं, और इनको पे तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी स्टेरॉइडल क्रीम आती हैं जो कि सरकारी चिकित्सालयों में IBR में बहुत ही मुफीद है, वो वहाँ पे उपलब्ध है, और इन्हें शुरू से इलाज करना पड़ेगा। जितना आप इलाज में देरी करेंगे उतना ज़्यादा जो होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आएगा और कालापन रह जाएगा। तो अगर आपको उससे बचना है तो डे 1 से आप इसका इलाज करें, और जितना भी इन्फ्लेमेशन कम होता है उतना कम जो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आता है। सर,
अगर निशान पड़ जाता है तो उस केस में सर क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मतलब कि ये रिमूव हो जाए? देखिए, अगर निशान पड़ जाता है और जल्दी से जल्दी वो इम्प्रूव नहीं करता है, उसका अपना एक टाइम फ्रेम है कि अगर आज निशान पड़ गया तो किसी ने कहा कि साहब 2 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई भी दवाएं नहीं आती हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लगातार जो है डीमिनरलाइजिंग एजेंट्स आप किसी योग्य चिकित्सक के गाइडेंस में आपको लेना पड़ेगा। सब बारिश में देखा जाता है कि लोगों को खुजली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर रैसेस होने लगते हैं या फिर देखा जाता है कि उन्हें और दिक्कतें होने लगती हैं। खुजली संबंधित जो रोग होती है, जिसे कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रोग होते हैं, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए अगर किसी मरीज को हो गया है? क्या ऐसे केसेस इस मौसम में बढ़ जाते हैं? ऐसे केसेस जो हैं वो हर मौसम में आते हैं। स्कैबीज जो है वो लगभग हर मौसम में होती है। स्कैबीज जो है वो अब डाउनफॉल पे है, लगभग 2020 के आसपास इसका जो है बहुत ज़्यादा पीक था, लेकिन उससे कंपेयर करेंगे तो आज 10% ही रह गया। लेकिन अगर स्कैबीज है, उसको खुजली का रोग कहते हैं, बेइंतहा खुजली होती है शरीर में, उसका सरकारी चिकित्सालयों में बेहद बेहतरीन दवाएं फ्री में उपलब्ध हैं स्कैबीज का, अगर खुजली का रोग हो गया है। अगर दूसरे प्रकार की भी खुजली जिसमें अर्टिकेरिया रोग इस समय जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है पेशेंट्स को, इसके पेशेंट हमारे पास जो टोटल ओपीडी है, हमारी टोटल ओपीडी लगभग जो है 800 के आसपास पर डे है। इसके अंदर करीब 10% जो है अर्टिकेरिया के रोग आ रहे हैं जिसमें खुजली होती है। यहाँ पर लोग उसे पित्ती भी कहते हैं और खुजलाते हुए आते हैं। अब जब बहुत ज्यादा खुजला लेते हैं तो फिर उसके अंदर लाइकेनिफिकेशन भी हो जाता है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आईईडी हो जाता है और एलएससी हो जाता है, लाइकेनिफिकेशन। तो ये सारे रोग हैं, फिर वो जिद्दी हो जाते हैं कि अगर आप खुजला खुजला करके स्किन आपकी काली हो गई, मोटी हो गई, उसके अंदर स्किन मार्किंग्स बढ़ गई, तो फिर वो जिद्दी रोग कहे जाते हैं। और इन सब का एक ही सूत्र है कि आपको एक योग स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है। सर अगर देखा जाए, अगर महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी रहता है, और इस समय मानसून का मौसम है, तो सर क्या दिक्कतें उन्हें होने लगती है? आपकी ओपीडी में भी सर महिलाएं पहुंचती होंगी, तो किस तरीके की समस्याएं लेकर के महिलाएं ओपीडी में आती हैं? क्योंकि श्रृंगार से रिलेटेड आपने सवाल का पोर्शन बना लिया है तो मैं वो उसी से चालू करता हूँ। क्योंकि देखिए, कॉस्मेटिक सेंसिटिविटी बढ़ गई है। हम सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं, भाई क्या महिलाएं क्या पुरुष भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पुरुष भी जो है वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ढेर सारा कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो कॉस्मेटिक्स हैं इनका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन है कि भाई ये दवा जो है इसमें इतना चीज पड़ी होनी चाहिए, ये बनी कैसे होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन है डीजीसीआई का कि भाई गवर्नमेंट की एजेंसी ने सर्टिफाई कर रखा है। कॉस्मेटिक्स में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी चाहता है अपने मन मर्जी का कंपाउंड उसमें डालता है, अपना एडवर्टीजमेंट करता है और सटासट बेचता है। अब उसके अंदर ढेर सारे वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स डालते हैं कि जो स्किन को रिएक्ट करते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं। तो जो कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड डैमेजेस हैं, कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड रिएक्शंस हैं, उसके केस हमारे पास आते हैं। जी। तो सर क्या करना चाहिए अगर कोई महिला मेकअप कर रही है या फिर पुरुष कर रहे हैं, तो मेकअप के बाद क्या करना चाहिए? मेकअप अगर छुड़ाने की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से अपने स्किन को वो स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं ताकि त्वचा पे पिंपल्स ना हो या फिर कोई भी रैसेस ना हो? देखिए, अगर त्वचा पे पिंपल की बात कर रहे हैं तो फिर हम तो बिल्कुल सिरे से ही मेकअप को कहते हैं जितना आप अवॉइड कर सको उतना अवॉइड कर लो। सर ये पॉसिबल कहाँ हो पाता अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो मूस बेस, आयरन ऑक्साइड बेस जो मेकअप्स हैं वो थोड़ा सा बेटर रहते हैं जी। उसका एक रीजन है कि उनके अंदर जो है नेचुरल जो है एंटी सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज रहती हैं, एंटी यूवी रेडिएशन प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये मेकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको फोटो प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा अपनी स्किन का। जितना आप मेकअप लगाते हैं, मेकअप लगा करके उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अगर यूवी रेडिएशन पड़ता है तो वो ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स भी रिएक्शन करता है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे फोटो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और दूसरा मॉइस्चराइजेशन देना पड़ेगा। एटलीस्ट फेस का तो आपको मॉइस्चराइजेशन था, तो फोटो प्रोटेक्ट और मॉइस्चराइज। और मेकअप में आप जो है बेयर मिनिमम मेकअप इस्तेमाल करें। जो बहुत ज्यादा आजकल फैंसी मेकअप्स आ गए हैं और फेसबुक से जो इन्फ्लुएंसर्स मेकअप को बेच रहे हैं,
इन मेकअप से बचें आप। जी सर, अगर हम बात कर लेते हैं इस समय जैसे कि बारिश का मौसम है, तो क्या बारिश के मौसम में जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग बाहर घूमने टहलने के लिए जाते हैं या फिर बाहर का खाना खाते हैं, क्या बारिश के मौसम में त्वचा संबंधित दिक्कतें जो होती हैं क्या वो खान पान से भी हो सकती है? खान पान से त्वचा संबंधी दिक्कतें जो होती हैं डायरेक्ट तो उतनी नहीं होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इंड्यूस हो सकती हैं। अगर विटामिन डी की कमी है बॉडी में तो बहुत सारे त्वचा रोग हैं जो जिनके अंदर जो है पैथोलॉजी में विटामिन डी का इंक्लूजन है। अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो भी बॉडी में, तो फिर उसका अपना प्रेजेंटेशन बॉडी में आता है। स्पेशली B12 की अगर कमी हो जाएगी तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। जगह जगह पे देखा गया है कि उंगलियों पे जो नकल्स हैं वो भी हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं B12 की कमी में। तो दूसरी इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, और अगर आयरन नहीं मिल पाता है, तो फीमेल्स में ये देखा गया है कि उनको हेयर लॉस होने लग जाता है। उसमें फेरिटिन की कमी आ जाती है और जो है वो हेयर लॉस का बहुत मेजर, लो फेरिटिन बहुत मेजर कारण है इंडिया में फीमेल्स में। तो इसलिए जो बाहर का अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी डाइट जो है वो उस तरह की नेचुरल डाइट नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार में जो खाना मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता है कि आपकी सेहत जो है बनी रहे, वो इसलिए मिलता है चटपटा मिलता है, आप बार बार खाएं और बार बार आए। और तेल चाहे उसका वो 10 बार से वही इस्तेमाल कर रहा हो, प्रोटीन चाहे कितनी भी कैसी भी कहीं से भी आ रही है, वो उसका कुछ हिसाब किताब नहीं होता। तो मेरी जनता से रिक्वेस्ट यही है कि भाई अपने घर का ही बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो है आप उसमें डाल क्या रहे हैं। जी सर, देखा जा रहा है कि इस समय मानसून का मौसम तो है ही सर। सुबह 8 बजे से आप 2 बजे तक ओपीडी में रहते हैं, 2:30 बजे तक कह सकते हैं। सर, कितने मरीजों की संख्या बढ़ गई है? मानसून में करीब 20% जो है मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर प्राचीन काल से ही मरीजों की संख्या ज़्यादा रही है। मेरे आने के पहले भी ज़्यादा थी और अब तो बहुत ज़्यादा है। ये संख्या जो है वो लगभग हमारी 2 ओपीडी में 1000 के आसपास रहती है, जो जाड़ों के में करीब 600 से 700 रहती है और मानसून में ये करीब 800 से 1000 के आसपास रहती है। तो 20% के बढ़ोतरी होती है। जी सर, आखिर में आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मानसून बारिश का मौसम है, तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे ताकि वो सावधान रहे, सतर्क रहें? बिल्कुल, अपने शरीर को ड्राई रखें, अगर भीग जाए तो ड्राई तौलिया से आके वॉश करें, लूज कॉटन के कपड़े पहने। अगर आपको त्वचा रोग कोई हो जाता है, जैसे दाद इसमें बड़ा कॉमन है, तो फौरन उसका इलाज कराएं। जितने भी लोगों को घर में दाद हुआ है सबका एक साथ इलाज कराएं, आगे पीछे ना कराएं। इसके अलावा जो है खान पान में आप ध्यान रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बहुत नेचुरल मिलते हैं, जो बेरीज होती हैं, फालसे हैं, इस तरह के जो फलिंदे हैं, इनको आप खाने में अपने प्रयोग करें। शहतूत को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इनसे एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा। हाई प्रोटीन खाएं। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है दाल का सेवन बढ़ा दें, और जो दालें हैं, जितने भी प्रकार की दालें आते हैं वो सब अपने किचन में रखें और हर दिन एक एक दाल बनाएं और 2 दिन कम से कम मिक्सचर दाल का इस्तेमाल करें, तो आपकी प्रोटीन की क्वालिटी दाल अकेले भी बढ़ा सकती है। बाकी तो आप जानते हैं सोयाबीन में भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, और आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने त्वचा संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा की है। और इस पूरे एपिसोड में आप समझेंगे कि आखिरकार मानसून में अगर आपको कोई भी रोग हो रहा है त्वचा से संबंधित, तो आपको क्या कुछ करना है। आपको ये भी मालूम है कि लक्षण ये जो है ये भी निकल के आएंगे कि आपको खुजली होगी, रेड जो रेसेस है वो निकल के आएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर के जो अन्य सदस्य उन्हें भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप इलाज कराएं तो एक साथ सभी लोगों का इलाज कराएं, और जब भी कभी आपको लक्षण समझ में आते हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अपना समय पर समुचित इलाज करें, और खान पान का भी विशेष ख्याल रखें। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ और चर्चा करेंगे दूसरी बीमारी के ऊपर। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।